हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। अभी एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उससे कंप्लीट कर रहे हैं और आज ये हमारा चैप्टर 10 है। 9 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, केवल एक चैप्टर और बचा है और उसके साथ फिर हमारी जो क्लास 6 की हिस्ट्री है एनसीईआरटी में वो समाप्त भी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने जो हमारे अन्य 9 वीडियोस हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके वहां से इन्हें देख लें और कुछ ना कुछ आपको नया जरूर जानने को मिलेगा। आप समझ लीजिए एनसीईआरटी की किताब एकदम बेस्ट है, उससे अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप देख लीजिए इस चैप्टर का नाम क्या है। तो जो हमारा मतलब कि चैप्टर 10 है, इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो ये बस 3 मतलब कि नाम दिखाए गए हैं, 3 शब्द दिखाए गए हैं। बाकी इसमें इतनी सारी जानकारियां हैं कि क्या बताएं, हद से ज्यादा जानकारियां हैं इसमें और सब ही बहुत काम की हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कांचीपुरम, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर तमिलकाम। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें दक्षिण भारत के कौन है और उत्तर भारत के कौन है। तो आप देखिए कि इसमें मथुरा और जो पाटलिपुत्र दिया है ये तो दक्षिण भारत का है ही नहीं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। हमारे पास 2 अन्य ऑप्शन बचे हैं, उसमें आप देखिए कि जो हमारा ऑप्शन पहला वाला है वो सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत के में जो है व्यापार का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था वो था हमारा कांचीपुरम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि वेन शांग ने भारत की यात्रा कब की थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ऑप्शन पहला जो है वो सही हो जाएगा। वेन शांग ने भारत की जो यात्रा की थी वे मतलब कि वो 7वीं शताब्दी में की थी। और आप देखेंगे कि ये बहुत दिनों का मतलब है लगभग 15 वर्ष तक हर्षवर्धन के दरबार में भी रहे थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये चीन से आए हुए थे, यानी कि चीनी बौद्ध यात्री थे, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मूवेंदार किस क्षेत्र के शासक थे। कल वाली वीडियो में मूवेंदार के बारे में हमने आपको कई सारी चीजें बताई हैं, जो भी बातें रही हैं सब बता दिए हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अभी भी बता दे रहे हैं कुछ और जो मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि जो मूवेंदार हैं वो किस क्षेत्र के शासक थे, तो कह रहे हैं मतलब ऑप्शन है आपके पास दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत या फिर पूर्व भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा कि दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन ए। तो आप देखिए कि जो चोल चेर पांड्य थे, चोल चेर पांड्य, इन्हीं तीनों लोगों को ये मूवेंदार में शामिल किया जाता था। और मूवेंदार था क्या, तो जो मूवेंदार है ये एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। ठीक है, क्या अर्थ होता है, मुखिया अर्थ होता है, और ये तमिल भाषा का शब्द है। और इसमें शामिल कौन थे, चोल साम्राज्य के लोग जो थे वो चेर और पांड्य। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। और स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चंस है, बाद में फिर आपको कुछ लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच से ही छोड़ के चले जाएंगे फिर काम करेंगे। बहुत सारे अन्य पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमने क्वेश्चन में नहीं डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से वैसे ही बता दिया है। तो आप पूरी की पूरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको काम आएगी। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं भारत देश में जहां पे इतिहास पूछी जा रही है या इतिहास से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छी कोई भी किताब नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, काशी, मथुरा, कांचीपुरम या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपको देख के लग रहा होगा कि सारे के सारे ऑप्शंस इसके सही हो जाएंगे, यानी कि ये सारे जो है चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कांचीपुरम हो, ये सभी महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रियों के लिए स्थान रहे हैं। ठीक है, आज भी आप देखिए कि जो काशी मथुरा है ये सब तीर्थ यात्रियों के लिए हमारे उत्तर भारत में जाने ही जाते हैं, यानी मतलब तीर्थ के लिए जाने जाते हैं।
यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत में चोल चेर, ये दरअसल चेर है, यहाँ चर लिखा हुआ है, और पांड्य, ठीक है, तो ये पांड्य ऐसे लिखा जाता है, एग्जैक्टली पांड्य, और वो चेर ऐसे होगा, उसमें चर लिखा हुआ है, तो ये देख लीजिए वर्तनी इसकी शुद्ध ये है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल चेर और पांड्य राजवंश था, ये क्या हो गया है, इसका दिमाग खराब है, राजवंश लिखा है भैया, ये राजवंश के जो शासक थे, इन्हें सामूहिक रूप से मूवेंदार कहा जाता था। लेकिन आपको बताना है कि मूवेंदार क्यों कहा जाता था, ठीक है, मूवेंदार कहा जाता था, ये हमने कल के वीडियो में भी देखा, आज भी हमने देख लिया किस भाषा का शब्द है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछ रहे हैं कि काहे लिए उनको कहा जाता था, क्या लोगों को शौक चढ़ा था कि चलो इनको मूवेंदार मूवेंदार इनके साथ खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, कह रहे हैं कि क्योंकि वे सभी एक ही वंश के थे, तो जब चोल चेर पांड्य तीनों अलग अलग है ना, तो तीनों अलग अलग वंश के थे, तो पहला वाला तो वहां बकवास किया रहा है, तो पहला तो होगा ही नहीं। कह रहे हैं दूसरे में कि क्योंकि वे सभी एक ही देवता की पूजा करते थे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फिर देखिए कह रहे हैं क्योंकि वे सभी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारी थे, तो व्यापारी तो थे नहीं, वो लोग तो शासक थे। फिर आप देखिए कह रहे हैं कि क्योंकि वे सभी दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला। और हमने आपको बता ही दिया कि ये लोग मुखिया थे, तो मुखिया थे तो जाहिर सी बात है कि ये सारे काम इन लोगों ने करने ही थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वेन सांग ने भारत की यात्रा के दौरान क्या देखा और लिखा, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति और बिहारों का विवरण दिया है, तो हाँ सही बात है, उसका इन्होंने विवरण दिया ही है। दूसरा कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किया, तो हाँ इनके द्वारा ये भी किया गया है। तीसरा कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन किया, तो ये बात भी एकदम सही है। आप देखिए कि उपरोक्त तो सभी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि वेन सांग जो है वो भारत की यात्रा किए, और यहाँ पे उनको जो कुछ भी चीजें देखने को मिली, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, तो उन सारी चीजों का इन्होंने अपना जो मतलब कि ग्रंथ लिखा है उसमें विवरण दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार में व्यापारियों की क्या भूमिका थी, यानी कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत देश से विदेशों में जाकर के फैला, उसमें व्यापारियों ने क्या कोई रोल प्ले किया है या नहीं, और अगर किया है तो आप बताइए कि क्या उन्होंने रोल इसमें अदा किया है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, कह रहे हैं कि व्यापारी बौद्ध धर्म के ग्रंथों और मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। दूसरे में कह रहे हैं कि व्यापारी बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ यात्रा करने देते थे। तीसरा है कि व्यापारी बौद्ध धर्म के विचारों को विभिन्न देशों में फैलाते थे। और लास्ट कह रहे हैं कि उपरोक्त तो सभी, तो सारे के सारे एकदम सकारात्मक पॉइंट्स हैं, तो आप देखिए कि इसके जो आंसर में है वो मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। ओहो ये गड़बड़ा ही गया, इतना ध्यान दिए थे तब भी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, तीर्थ यात्रा का भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको बताना है कि जो लोग तीर्थ यात्रा करते थे या लोग जो तीर्थ यात्रा करते थे उससे भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पे क्या कोई प्रभाव पड़ा है या फिर नहीं पड़ा, और अगर पड़ा है तो क्या प्रभाव पड़ा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको दिए हुए हैं विकल्प उसमें से ही आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया, तो सही बात है, जब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो वहां के लोगों से मिलते हैं, अपने भी जो विचार हैं उन लोगों के साथ साझा करते हैं, उनके बारे में भी कुछ नई चीजें जानते हैं, तो ये सारी चीजें तो होती ही हैं। दूसरा कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा ने व्यापार को बढ़ावा दिया, तो हाँ तीर्थ यात्रा के द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया ही जाता है। अभी देखिए माघ मेला, हम लोगों के यहाँ कुंभ मेला लग रहा है ना, तो उसमें देखिए कितनी ज्यादा कमाई होगी लोगों की। मेरा भी मन करता है कि चले वहां पे चाट पकौड़ा बेचा जाए, वैसे भी सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे दिख रहा है आजकल। तीसरा कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा ने धार्मिक स्थलों के विकास में योगदान दिया, तो हाँ सही बात है, जब तीर्थ यात्री लोग आएंगे वहां पे जो है चढ़ावा चढ़ाएंगे, उससे पैसे भी इकट्ठे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो उसमें डेवलपमेंट किया ही जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो। अभी जो माघ मेले में, कुंभ मेले में 25,000 करोड़ का जो बजट लाया गया है, वो क्यों लाया गया है, इसीलिए तो लाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हम लोग इतनी अच्छी सुविधा दें उनको, मतलब एकदम पर्यटन के तौर पर उसको विकसित किया जाए। बाकी सारे लोग वहाँ पाप पुण्य धोने नहीं जाते हैं, वो सब ढोंग है एक कुल मिला करके। असली मुद्दा तो भैया पैसा है, कितना पैसा कमा लें, पैसा कमाना ही मेन मकसद है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त डी, मतलब कि उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन जो इसका डी है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी और उसमें क्या उल्लेख था। तो अगर आपको ये पता होगा कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको किसने लिखा है, तो आप ये क्वेश्चन आप मतलब आराम से कर ले जाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, करें हर्षवर्धन द्वारा समुद्रगुप्त के युद्धों और विजयों का वर्णन किया गया है। तो पहली बात तो हर्षवर्धन का इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हर्षवर्धन जो है वो तो अपने आप में एक शासक थे, तो इनके बारे में क्यों बकवास करेंगे। और प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो जब प्रशस्ति कोई लिखेगा तो अपने बारे में लिखेगा, कोई शासक अपने बारे में लिखवाएगा कि जो है दूसरे के बारे में लिखवाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं जिससे वो बहुत प्रभावित हो तो लिखवा दे, वो अलग बात है। बाकी सोचो कि पूरी पूरी प्रशस्ति ही किसी को समर्पित कर दे तो थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया और समुद्रगुप्त के गुणों और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो एकदम सही बात है भैया कि जो प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसमें आप देखें कि उसको हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और उसमें समुद्रगुप्त के गुण और जो उनकी उपलब्धियां रही हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, कह रहे हैं बाणभट्ट के द्वारा, और समुद्रगुप्त के दरबार का तो नहीं, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के जो है दरबार में रहा करते थे, तो इनके टाइम पीरियड की क्या ही बात करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। और सॉरी, कह रहे हैं कि कल्हड़ द्वारा कश्मीर के इतिहास, तो कल्हड़ के द्वारा एक रचना लिखी गई है जो कई बार पूछी गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राज तरंगिनी। ठीक है, तो इस राज तरंगिनी में जो है वो मतलब कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, लेकिन इसका जो संबंध है ये पहले वाले से नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे इसका संबंध नहीं है। पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हाल जो कल्हड़ है इनके द्वारा लिखा गया है राज तरंगिणी और उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन उत्तर प्रदेश पीसीएस ने कई बार पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। बाकी जो अन्य पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए कुछ मतलब प्रशस्तियां क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है कहाँ से लिया गया है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से इसको हमने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो दिखाया गया है ना, ये दरअसल कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग जो होता है उसमें किसी न किसी बच्चे को जो है कुछ, या तो बच्चे ने पूछा है या बच्चा जो है किसी चीज का रोल प्ले कर रहा है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें जो भी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसमें अरविंद नाम का एक बच्चा है जो कि समुद्रगुप्त जो मतलब कि शासक थे उनका रोल प्ले कर रहा है। तो वही यहाँ पे इसको बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ एक लंबा अभिलेख से पता चलता है। यानी कि जो हम समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद, जिसको अभी तो प्रयाग ही बोला जाता है, पहले इलाहाबाद बोला जाता था, उसका नेम चेंज हो चुका है। तो वहां से जो अभिलेख मिला है या जो प्रशस्ति मिली है वहां से हमें जानकारी मिल जाती है। आगे देखिए बता रहे हैं कि इसकी जो रचना है, यानी कि ये जो अभिलेख है या फिर जो प्रशस्ति है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री जो हरिसेन थे इनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको देखिए मतलब डायरेक्ट मिल गया कि हरिसेन के द्वारा ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना की गई है और इसमें समुद्रगुप्त के दरबार के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसी के बारे में बता रहे हैं कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है और यह एक संस्कृत शब्द है। यानी कि जो प्रशस्ति है ये इसके बारे में बता रहे हैं कि प्रशस्ति जो है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, फिर आप देखिए कह रहे हैं कि प्रशस्तियां लिखने का जो प्रचलन है वो पहले भी था। ऐसा नहीं कि समुद्रगुप्त के टाइम ये स्टार्ट हुआ, नहीं, समुद्रगुप्त के टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, पहले से ही जो प्रशस्तियां हैं वो लिखी जा रही हैं। जैसे कि हमने जो हमारा चैप्टर 9 था उसमें देखा था कि जो गौतमी मतलब कि गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी थे, इनके बारे में इन जो मतलब जो जानकारी मिलती है इनकी माता के द्वारा एक अभिलेख बनवाया गया था, वहां से मिलती है। तो यही बता रहे हैं कि अभिलेखों की जो जानकारी है वो पहले से ही थी, लेकिन आप देखेंगे कि गुप्ता टाइम पीरियड में इसका जो मतलब कि प्रचलन है वो काफी बढ़ गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास या कौटिल्य। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि कालिदास। जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे।
तुलसीदास तो भैया इनके द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस की जो रचना है वो किनके द्वारा की गई है, तो तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। कबीर दास तो भैया मतलब कि बहुत सारे इनके दोहे वगैरह हैं। अब कबीर के दोहों को तो सभी कोई जानते ही होंगे, उसमें बताना क्या है। कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है वो अर्थशास्त्र लिखा गया है, ठीक है। और ये किनके दरबार में रहा करते थे, दरबार में रहने का मतलब है कि किनके मंत्री थे, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्योंकि इसमें से एक और पॉइंट बनता है। जैसे कि जो कालिदास थे ना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रह रहे थे, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उस नाटकों में कौन संस्कृत बोलते थे और कौन अन्य जो है प्राकृत वगैरह भाषा बोला करते थे, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कि कालिदास जो है वो अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के मतलब चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण हैं इनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो नाटक रहे हैं इसमें जो राजा मतलब कि शासक और ब्राह्मण वगैरह रहे वो संस्कृत बोलते थे, जबकि जो अन्य लोग थे और साथ में जो महिलाएं थी वो प्राकृत भाषा बोलते थे। तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि राजा और मतलब कि जो अन्य लोग थे इनके साथ डायरेक्ट संवाद नहीं होता था। ब्राह्मण तथा जो अन्य लोग थे इनके साथ मतलब डायरेक्ट संवाद नहीं होता था। महिलाएं जो है ये उच्च मतलब पद पे जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट संवाद नहीं कर सकती थी। कैसे करेंगी, क्योंकि वो लोग संस्कृत बोल रहे हैं, ये लोग प्राकृत बोल रहे हैं। तो मतलब कितनी ज्यादा असमानता झलक रही है यहाँ से। चलिए आगे देख रहे हैं। मतलब इन्होंने बताया कि उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है, तो एक तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें दुष्यंत नामक एक शासक तथा शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो ज्यादातर इनकी जो भी मतलब की रचनाएं हैं वो सब मतलब प्रेम कहानियां ही हैं। यहाँ आप देखिए कि इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात की गई है। तो ये भी याद रखिएगा। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यही थे कि इनके जो नाटक रहे हैं मतलब कि उसमें ब्राह्मण तथा जो शासक वर्ग रहे हैं वो संस्कृत बोलते हैं, महिलाएं तथा अन्य जो लोग हैं वो मतलब प्राकृत भाषा बोलते हैं। और इनका एक बहुत ही फेमस जो है मतलब की रचना है जिसको हम कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी और भी बहुत सारी हैं, जैसे ऋतु संहारम करके भी है एक, और भी बहुत सब मतलब है, आप उसको देख लीजिएगा। आई होप आप जानते भी होंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या हो गया है, कह रहे हैं कि निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताइए। यानी कि जो व्यापारियों का संगठन था उसको हम क्या कहते थे। ऑप्शंस क्या क्या है, नगरम, सामंत, भूस्वामी या फिर बैंकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला ही, यानी कि जो व्यापारियों के संगठन था उसको कहा जाता था नगरम, ठीक है। और ये सब दक्षिण भारत की चर्चा हो रही है, उत्तर भारत की ये बात नहीं है। यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं होती थी वो तो एक हेडिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे दिए हुए हैं। यहाँ देखिए कि जो पल्लव शासक थे उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके जो अभिलेख हैं उसमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। और उसमें उन जो स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है उसमें आप देखिएगी कि इनमें से एक जो है वो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, जिसे क्या कहते थे, तो पल्लव अभिलेखों में ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसको कहते थे सभा, ठीक है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का सभा जो मतलब कि संगठन था उसको क्या कहते थे, सभा कहते थे। साथ में आप देखिए कि ये जो सभाएं थी ये उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े जो भी विभिन्न काम है मतलब इसके साथ साथ सड़क निर्माण हो गया, स्थानीय मंदिर की देखरेख हो गई, आदि जो काम है वो इनके द्वारा किया जाता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था उसको हमने क्या कहा, सभा कहा। इनके द्वारा जो काम किए जाते थे वो हमने देखा कि सड़क निर्माण हो गया, स्थानीय जो मंदिर की देखरेख है वो हो गई, साथ में सिंचाई से जुड़ी चीजें हैं या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी चीजें हैं वो ये सारे लोग देखा करते थे, या ये जो मतलब देख रेख करने का काम किसका था, तो सभा का था। आगे देखिए, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां क्या था, तो अगर ऐसा कोई इलाका है जहां पे ये जो सभा है वो नहीं है तो वहां दूसरी चीज थी, और वो जो संस्था थी उसका नाम था उर, ठीक है। तो जहां पे सभा नहीं थी वहां पे उर नामक एक संस्था काम किया करती थी। आगे देखिए कि जो नगरम है वो क्या है, तो नगरम जो है वो व्यापारियों का एक संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली जो भूस्वामी और व्यापारी थे इनका नियंत्रण हुआ करता था। तो जो ये लोग हैं इनका नियंत्रण कल भी हुआ करता था, आज भी हो ही रहा है।
और इनमें बहुत सी स्थानीय मतलब जो सभाएं रही हैं वो शताब्दियों तक काम करती रही हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही है कि जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनके द्वारा जो संगठन बनाया जाता था उसको सभा कहते थे। व्यापारियों का जो संगठन था उसको हम कहते थे नगरम। और ऐसी जगह जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे वहां पे जो मतलब जिस संस्था के द्वारा काम किया जाता था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे उर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इस पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाँ, ये तो जरूर याद रखिएगा कि ये जो हम लोगों को पढ़ा वो कहाँ से पढ़ा, तो ये पल्लवों के बारे में ये सारी बातें थी, वहां से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। जो पल्लवों के अभिलेख हैं वो बताते हैं हमें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी। ऑप्शंस क्या क्या है, महाराजा, महाराजाधिराज, राजाधिराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि महाराजाधिराज। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त मतलब कि पूछा गया था एग्जैक्टली कि महाराजाधिराज नामक जो उपाधि है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा ग्रहण की गई थी। तो आप देखेंगे कि उसे कई सारे लोगों ने बताया है कि जो समुद्रगुप्त है वो, लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो है ना वो मतलब कि चंद्रगुप्त ऐसे ही लिखा है एग्जैक्टली कि जो चंद्रगुप्त है वो गुप्त वंश के पहले शासक हैं जिनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि ली गई है, और उसके बाद फिर बाद में समुद्रगुप्त मतलब कि उनके द्वारा भी ली गई। चलिए इसको देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो वंशावलियां करके दिया हुआ है, यहाँ देखिए बता रहे हैं आपसे कि जो अधिकांश प्रशस्तियां हैं, प्रशस्तियां क्या है तो ऊपर हम बता ही चुके हैं कि प्रशंसा जिसमें की जाती है वही है प्रशस्ति, और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, एक बात और आप नोटिस करेंगे, अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्राप्त हो सकता है। यही सारी चीजें आप लाइव में अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और 1 घंटे में। तो आप लोगों की मर्जी है कि आप पूरा का पूरा मतलब कि जो बुक है उसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं या फिर समय अपना निकालना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। चलिए हम लोग देखते हैं वंशावलियों को। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं वो शासकों के पूर्वजों के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, ये प्रशस्ति, एक प्रशस्ति जो हमने प्रयाग प्रशस्ति की बात की थी ना, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वह भी समुद्रगुप्त के प्रति ओहो ये क्या है, तो प्रापितामह है एग्जैक्टली। और पितामह यानी कि परदादा तथा दादा, पिता और माता के बारे में हमें बताती हैं। उनकी माँ जो कुमार देवी थी, ये हमें याद रखना है कि जो मतलब कि समुद्रगुप्त थे इनकी माँ कौन थी, तो कुमार देवी थी जो कि लिच्छवी गण की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त की मम्मी लिच्छवी गणराज्य की थी और उनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, आगे देखिए इनके जो पिता हैं वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो ये अपने आप में समझ आ रहा है ना कि जब पापा पहले ले लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि समुद्रगुप्त बाद में ही आए होंगे महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले। तो ये इसी वजह से माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे वो पहले ही शासक थे जिनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि मतलब की धारण की गई। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि आगे चल करके धारण की। फिर आप देखिए कि उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, यानी कि इनके दादा परदादा जो रहे हैं ना वो मतलब केवल राजा और महाराजा टाइप की ही उपाधि लिया करते थे, लेकिन इनके पापा जो है उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली। और इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो महत्व है वो बढ़ता गया। आप देखेंगे कि गुप्त वंश के जो शासक रहे वो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण भी किए हैं। ठीक है,